बीकॉम पार्ट थर्ड के विद्यार्थियों, आयकर की का परिचय एवं परिभाषाओं के अंतर्गत करदाता या एसएससी क्या होता है। विद्यार्थियों, धारा 2 सबसेक्शन 7 के अनुसार करदाता उस व्यक्ति को कहते हैं जिसके द्वारा कोई कर या अन्य कोई राशि इस अधिनियम के अंतर्गत देय हो। अन्य कोई राशि से अभिप्राय किसी आर्थिक दंड अथवा कर की बकाया राशि पर देय ब्याज आदि राशियों से है। इसके अतिरिक्त करदाता की परिभाषा में निम्नलिखित व्यक्तियों का उल्लेख भी किया गया है। दूसरे शब्दों में विद्यार्थियों, हम ये कह सकते हैं निम्नलिखित व्यक्तियों को भी शामिल किया गया है। नंबर 1, वो प्रत्येक व्यक्ति जिन पर इन अधिनियम के अंतर्गत स्वयं की या अन्य किसी व्यक्ति की आय या हानि पर कर निर्धारण के लिए अथवा वापसी के लिए अथवा सुविधाएं के निर्धारण के लिए कोई कार्रवाई की गई हो। दूसरा, ये प्रत्येक व्यक्ति जिसको इस अधिनियम की किसी भी व्यवस्था के अंतर्गत करदाता मान लिया गया हो। तीसरा, वो प्रत्येक व्यक्ति जिसको इस अधिनियम की किसी भी व्यवस्था में चूक होने के कारण करदाता मान लिया गया हो। ऐसे करदाता को चूक के करदाता एसएससी इन डिफ़ॉल्ट, मैं रिपीट करना चाहता हूँ यहाँ पर, एसएससी इन डिफ़ॉल्ट कहा जाता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की आय में से और स्थान के दूसरे व्यक्ति के आय में कटौती कर लेता है भूलवश, मगर तो ऐसे करदाता को एसएससी इन डिफ़ॉल्ट कहा जाता है। उपरोक्त परिभाषा के अनुसार यह आवश्यक नहीं है कि कोई व्यक्ति अपने स्वयं की आय के संबंध में ही करदाता हो। अनेक ऐसी परिस्थितियां होती है जबकि एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्तियों के आय पर कर चुकाना पड़ता हो और वो दूसरे व्यक्तियों के आय से संबंध में करदाता माना गया है। ऐसे कुछ परिस्थितियां निम्नलिखित है। नंबर 1, मृतक व्यक्ति का कानूनी प्रतिनिधि। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई करदाता जिसकी मृत्यु हो गई हो मगर उसकी सारी आय और संपत्ति किसी दूसरे को ट्रांसफ़र हो रही हो, तो ऐसे स्थिति में उस करदाता को जिसको ये ट्रांसफ़र हुआ हो को वो अपना कर चुकाना पड़ेगा। उस आय के लिए जो किसी ट्रस्टी के ट्रस्ट में अंतर्गत अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए प्राप्त होती हो, ट्रस्टी करदाता माने जाते हैं। और तीसरा, एक पागल व्यक्ति जिसके नाम पर प्रॉपर्टी है और आय संचलित होती है, परंतु पागलपन के दौरान वो इस मास
इस मेंटल एबिलिटी में नहीं होता है कि वो कर चुका सके, तो उसका जो लाभ होता है, अगर वो किसी लाभ कोई दूसरा व्यक्ति लेता है तो उस सूरत में उस व्यक्ति को, इस व्यक्ति जो कि परिभाषा में मेडिकल टर्मिनोलॉजी में पागल सम्मिलित किया गया है, उसके बदले में कर को चुकाना पड़ेगा। और ऐसी परिभाषा को हम एसएससी इन डिफ़ॉल्ट भी कहते हैं। विद्यार्थियों, ये भी बहुत ज़रूरी है इनकम टैक्स में कि कर निर्धारण वर्ष क्या होता है। व्हाट इज़ द असेसमेंट ईयर? कर निर्धारण वर्ष से आशय उस 12 महीने की अवधि में से है जो प्रतिवर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होती है तथा आगामी 31 मार्च को समाप्त होती है। उसे वित्तीय वर्ष भी कहते हैं, फाइनेंशियल ईयर। वर्तमान ईयर में कर निर्धारण वर्ष 2015-16 अथवा आज की परिस्थितियों में जबकि वर्ष 20 आ रहा है, तो फाइनेंशियल ईयर जो होगा वो 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट होएगा और आगामी 12 महीने तक रहेगा। परंतु इसका 12 महीने का जो कर चुकाना होगा वो अगले वर्ष हमको चुकाना पड़ेगा। प्रीवियस वर्ष की परिभाषा के बारे में करदाता प्रत्येक कर निर्धारण वर्ष में उसके संबंधित गत वर्ष की आय पर कर चुकाता है। अतः गत वर्ष की परिभाषा एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय माना गया है। विद्यार्थियों, यहाँ पर ये भी समझने की बहुत आवश्यकता है कि कृषि आय क्या है। एग्रीकल्चर इनकम। कृषि आय की परिभाषा अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में स्थित कृषि भूमि से आय इस अधिनियम की धारा 10 सबसेक्शन ए के अंतर्गत केंद्रीय आय कर से मुक्त है। अतः इसे करदाता की कुल आय में से ही सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। परंतु विदेश में स्थित कृषि भूमि में होने वाले आय भी केवल भारत में साधारण निवासी, जिसको हम ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया करदाता के लिए उस अधिनियम के अंतर्गत कर योग्य होती है। भारत में स्थित कृषि भूमि में होने वाले आय को केंद्रीय करदान से मुक्त किया गया है क्योंकि भारत संविधान के अनुसार कृषि आय पर कर लगने के लिए केवल राज्य विधानमंडल ही कानून बना सकते हैं, किंतु अभी तक किसी भी राज्य विधानमंडल ने भारतीय कृषि आय पर कर लगाने के संबंधित कानून पारित नहीं किया है। परंतु कर निर्धारण वर्ष 74-75 में गैर कृषि आय पर केंद्रीय आय कर का निर्धारण करने के लिए कुछ दिशाओं में कृषि आय को भी ध्यान में रखा गया है। विद्यार्थियों, कृषि आय की परिभाषा आयकर अधिनियम की धारा 2 सबसेक्शन 1A में दी हुई है। कृषि आय में अधिकतर निम्नलिखित आयु में से है। नंबर 1,
भारत में स्थित कृषि ऐसी भूमि से प्राप्त किराया अथवा लागत जिसका प्रयोग कृषि कार्यों में किया जाता है। दूसरा, उपरोक्त प्रकार की भूमि अथवा ऐसी भूमि जो भारत में स्थित है, ऐसी कृषि कार्य में प्रयोग की जाती है जिससे प्राप्त आय जो कृषि करने से अथवा कृषि उपज को विक्रय योग्य बनाने के लिए किसी क्रिया के करने से अथवा उपज में बेचने से प्राप्त हो गई हो। उपरोक्त प्रकार की भूमि पर बने हुए अथवा ऐसी भूमि पर लगाए हुए किसी मकान की आय जिसका प्रयोग किसान द्वारा अथवा भूमि के मालिक द्वारा अपने रहने अथवा भंडार गृह के रूप में अथवा भवन के रूप में किया जाता है, परंतु इसके लिए निम्नलिखित शर्तें भी लागू होती है। ऐसे भूमि पर भारत में कोई लगान लगता हो अथवा अन्य कोई स्थानीय कर लगता हो जो सरकारी अधिकारियों द्वारा निर्धारित एवं वसूल किया जाता हो, एवं यदि उस भूमि पर लगान अथवा स्थानीय कर नहीं लगता है तो वो भूमि ऐसी नगरपालिका अथवा बोर्ड की स्थानीय सीमा में स्थित नहीं होनी चाहिए जिसकी आबादी 10,000 अथवा अधिक हो। ये भी आवश्यक है कि ऐसी भूमि किसी नगरपालिका की स्थानीय सीमा से निर्धारित दूरी के अंदर ही स्थित नहीं हो। निर्धारित दूरी का निर्धारण जनसंख्या के आधार पर निम्नलिखित किया गया है। नंबर 1, ऐसी कोई नगरपालिका जिसकी जनसंख्या 10,000 से अधिक है परंतु 1 लाख से अधिक नहीं हो तो ऐसी नगरपालिका को स्थानीय सीमा से 2 किलोमीटर के अंदर स्थित भूमि। दूसरा, यदि कोई नगरपालिका की जनसंख्या 1 लाख से अधिक है परंतु 10 लाख से अधिक नहीं है तो ऐसी नगरपालिका की स्थानीय सीमा 6 किलोमीटर के अंदर स्थित भूमि अथवा विद्यार्थियों, तीसरी कंडीशन जो है वो ऐसी नगरपालिका जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है जो ऐसी नगरपालिका के स्थानीय सीमा के 8 किलोमीटर के अंदर स्थित भूमि। विद्यार्थियों, यहाँ पर स्पष्टीकरण करने की आवश्यकता है कि आबादी या जनसंख्या से आशय पिछली जनसंख्या के अनुसार प्रकट की गई जनसंख्या से है जिनके आंकड़े गत वर्ष के प्रथम दिन से पूर्व प्रकाशित किए जा चुके हो। विद्यार्थियों, हमको यहाँ पर यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम पार्टी एग्रीकल्चर इनकम किससे कहते हैं। कुछ आय या इनकम ऐसी होती है जिसमें कुछ तत्व कृषि से संबंधित होते हैं और कुछ व्यापार से संबंधित। उदाहरण के तौर पर ऐसी चीनी मिल की आय जो अपने स्वयं के खेत में गन्ना उगाती है परंतु उसका प्रोसेसिंग चीनी बनाने फैक्ट्रीज में काम होता है। ऐसे इनकम को हम पार्टली एग्रीकल्चर इनकम में लेते हैं। पार्टली एग्रीकल्चर इनकम में जो
उत्पादन फैक्ट्रीज में होता है, जो बिक्री के लिए वहाँ पर फिनिश्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको हम कर योग्य मानते हैं। दूसरे में रबर के उत्पाद से भी आय होती है। विद्यार्थियों, ऐसे करदाता कि जो भारत में रबर के पौधे का प्राप्त उनके उत्पादों से बने हुए बहुत सारे उत्पाद बनाते हैं, तो जब वो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में आते हैं तो इसका आयकर के आधार पर 65% आय कृषि आय मानी जाती है, परंतु 35% आय उसको व्यावसायिक आय, जिसको बिजनेस इनकम कहते हैं, कर योग्य आय होती है। इसी प्रकार से कॉफ़ी से उत्पादन से आय, ऐसे करदाता जो भारत में कॉफ़ी का उत्पादन करते हैं उन्हें 75% आय का कृषि आय माना जाता है, जबकि 25% आय व्यावसायिक आय अथवा कर योग्य आय मानी जाती है। विद्यार्थियों, हम यहाँ पर इसका भी उल्लेख करना चाहते हैं कि निम्नलिखित चाय के उत्पादन में आय ऐसे करदाताओं की जो भारत में चाय का उत्पादन एवं निर्यात करने विक्रय करते हैं, उनकी 60% आय कृषि आय मानी जाती है, जबकि 40% आय व्यापारिक आय अथवा कर योग्य आय मानी जाती है। विद्यार्थियों, इसके अलावा हमको ग्रॉस टोटल इनकम, जिसको सकल कुल आय कहते हैं, उसको भी समझने की ज़रूरत है। सकल कुल आय से अभिप्राय उस आय से है जिसकी गणना करदाता के निवास स्थान के आधार पर आय के विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत की गई हो तथा जिनमें हानियों को संबंधी समायोजन कर दिया गया हो, परंतु इसमें धारा 80C से ATU के अंतर्गत प्राप्त कटौतियाँ नहीं घटाई गई हो। और टोटल इनकम क्या होती है, जिसको हम कुल आय कहते हैं। कुल आय से अभिप्राय उस आय से है जिसकी गणना करदाता के निवास स्थान के आधार पर आय के विभिन्न प्रकार से अंतर्गत की जाती है। आय के विभिन्न वेतन, मकान संपत्ति से आय, व्यापार पेशे से आय, पूंजी लाभ अथवा अन्य साधनों से लाभ है। इन विभिन्न आय को अधिनियम की विभिन्न व्यवस्थाओं के अनुसार समायोजित करने के पश्चात तथा धारा 80C से धारा ATU के अंतर्गत दी गई कटौतियाँ कम करने के बाद जो आय होती है उसको टोटल इनकम कहते हैं। विद्यार्थियों, आपको इसके बाद एक असाइनमेंट या क्वेश्चन दिए जाएंगे जो आपको अपनी किताब पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1, अप्रत्यक्ष कर की परिभाषा दीजिए। दूसरा क्वेश्चन नंबर, गत वर्ष क्या है, व्हाट इज द प्रीवियस ईयर। तीसरा, नए स्थापित व्यापार की गत वर्ष की अवधि को समझाइए। एक्सप्लेन द पीरियड ऑफ प्रीवियस ईयर फॉर न्यूली सेटअप बिजनेस। क्वेश्चन 4 का निर्धारण वर्ष क्या है, व्हाट इज द असेसमेंट ईयर।
सकल कुल आय से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्रॉस टोटल इनकम? टोटल आय क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कुल आय, टोटल इनकम? व्हाट आर द डिफरेंट प्रोविजंस अंडर एटीसी? एटीसी के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के प्रोविजंस कौन कौन से हैं? इनका उत्तर आप मेरे को भेज सकते हैं। मैं इसको नोटिफाई करके इसमें अगर कोई त्रुटियां हैं तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँ।